पहला प्रश्न है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। 1. अपने नगर नियोजन के लिए। 2. रोपण तकनीक आधारित नगरीय बागवानी की प्रारंभिक पद्धति के लिए। 3. अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए। 4. अपने उद्योगों के लिए। कूट है ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी उपर्युक्त सभी। तो अगर हम इसको देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। रोपण तकनीक आधारित नगरीय बागवानी की प्रारंभिक पद्धति, हाँ कृषि होती थी, कृषि कार्य से संबंधित थी और उद्योग यहाँ पे विकसित थे। इस तरीके से ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 1. पूर्व पांचाल और मत्स्य महाजनपद वैदिक सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। दूसरा, राजसूय यज्ञ का उल्लेख केवल उत्तर वैदिक काल में हुआ है। तीसरा, भूमिदान की परंपरा वैदिक काल में राज्य विस्तार का प्रमुख साधन थी। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें देखें तो पूर्व पांचाल और मत्स्य महाजनपद वैदिक सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं, हाँ सही है। और दूसरा, राजसूय यज्ञ का उल्लेख केवल उत्तर वैदिक ग्रंथ में मिलता है, ये भी सही है। भूमिदान की परंपरा वैदिक काल में राज्य विस्तार का प्रमुख साधन थी, नहीं ये गलत है, ये गुप्त काल से प्रारंभ मानी जाती है। तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 1 ए सही है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। ए ऑप्शन है नंद, बी मौर्य, सी शुंग, डी कण्व। तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासनकाल था, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथे प्रश्न में है, बौद्ध तथा जैन परंपराओं के दार्शनिक दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। पहला है, बौद्धों के अनुसार आत्मा का अस्तित्व नहीं है होता, जैन आत्मा को शाश्वत मानते हैं। दूसरा, बौद्ध कर्म को मानसिक प्रक्रिया मानते हैं जबकि जैन कर्म को भौतिक कणों के रूप में। तीसरा, दिगंबर जैनों के अनुसार मुक्ति केवल पुरुषों को संभव है, बौद्धों के अनुसार स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। डी, बौद्ध सत्व तत्व को मानते हैं, जैन नव तत्व को। कूट ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी उपर्युक्त सभी। तो बौद्ध और जैन परंपरा के दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार बौद्धों के अनुसार आत्मा का अस्तित्व नहीं होता, सही है। जैन आत्मा को शाश्वत मानते हैं, बिल्कुल सही। बौद्ध कर्म को मानसिक प्रक्रिया मानते हैं जबकि जैन कर्म को भौतिक कणों के रूप में देखते हैं, ये भी सही है। दिगंबर जैनों के अनुसार मुक्ति केवल पुरुषों को संभव है, बौद्धों के अनुसार स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, ये भी सही है। बौद्ध सत्व तत्व को मानते हैं, जैन नव तत्व को, ये भी सही है। इस तरीके से सभी सही हो जाएंगे और हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो ए ऑप्शन है लिपि, बी ऑप्शन है नगर नियोजन, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है मृदभांड। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने का महत्वपूर्ण कारक मृदभांड है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दूसरा, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत रिहला में दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा। तीसरा, इब्न बतूता को काजी ए हिंद की उपाधि बहलुल लोदी ने दी थी। उपर्युक्त में से सही कथन है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। इसमें देखें तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ये सही बात है। उसने अपने यात्रा वृत्तांत रिहला में दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा, ये भी सही है। इब्न बतूता को काजी हिंद की उपाधि बहलुल लोदी ने नहीं दी थी, ये गलत है। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सब कुछ किया था, तो इसी के शासनकाल में आया था, बहलुल लोदी के समय में नहीं था। तो ऑप्शन ए और बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था।
ए ऑप्शन है बेगम नूर जहां, बी ऑप्शन है बेगम हमीदा बानो, सी ऑप्शन है बेगम मुमताज महल, डी ऑप्शन है बेगम दिलरास बानो। तो इसमें देखें तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 8वें पे। अभिकथन ए है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की। कारण है यह नीति मुख्यतः विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए थी। तो अगर कोड देखें, पहला है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सी है ए सही है आर गलत है और डी है ए गलत है आर सही है। इसमें अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, बिल्कुल सही है। यह नीति विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए थी, नहीं, ये गलत है। ये सैनिकों को वेतन कम दिया जाता था तो बाजार नियंत्रण में वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए गए थे ताकि उनको कम वेतन में भी उनका जीवन आसानी से चल सके। तो पहला गलत हो गया, कथन सही हो गया और कारण गलत। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न 9वां है, दादू दयाल किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे। ए ऑप्शन है निर्गुण संप्रदाय, बी ऑप्शन है सगुण संप्रदाय, सी ऑप्शन है नागार्जुन संप्रदाय, डी ऑप्शन है नाथ संप्रदाय। तो दादू दयाल जो थे वो निर्गुण संप्रदाय से जुड़े थे, जिसमें देवताओं को निराकार, ब्रह्म को निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी माना गया। निराकार मतलब उनका कोई आकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस संगठन की स्थापना किसने की थी। ए बी डी विनायक दामोदर सावरकर, बी मदन लाल ढींगरा, सी श्यामजी कृष्ण वर्मा और डी लाला हर दयाल। अगर हम इसको देखें तो इंडिया हाउस की लंदन में स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति दिए हैं, सूची 2 में पत्र पत्रिका दिए हैं। सूची ए में लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास हैं। सूची 2 में पत्र पत्रिकाओं में है, 1 नंबर पे द पीपल है, 2 नंबर पे फॉरवर्ड है, 3 नंबर पे वंदे मातरम है और 4 नंबर पे दी इंडिपेंडेंस है। अगर हम देखें तो लाला लाजपत राय की पत्रिका जो है वो है द पीपल, अरविंदो घोष की जो पत्रिका है वो वंदे मातरम है, मोतीलाल नेहरू की द इंडिपेंडेंट है और CR दास की जो है ये फॉरवर्ड है। इस तरीके से अगर हम मिलान करें तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 पे। 12 नंबर देखते हैं, यदि कांग्रेस 1916 का लखनऊ अधिवेशन न हुआ होता, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सबसे अधिक प्रभावित होता। ए कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता, बी होम रूल आंदोलन का विस्तार, सी असहयोग आंदोलन का आरंभ, डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू होना। तो इसमें देखें तो जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, तो अगर वो ना हुआ होता तो यही ना होता और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता। 13वां प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। 1 अब्दुल कलाम आज़ाद, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 सरदार पटेल, 4 राजेंद्र प्रसाद। कूट है, पहला ऑप्शन 1 और तथा 2, दूसरा ऑप्शन है 2 तथा 3, तीसरा ऑप्शन है 3 तथा 4, चौथा ऑप्शन है 1 तथा 4। इसमें अगर हम देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में जो विभाजन परिषद बनी थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरदार पटेल शामिल थे और राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, ये 2 लोग शामिल थे। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 3। 14वां प्रश्न अगर हम देखें, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों और लॉर्ड डलहौजी की नीतियों में सबसे प्रमुख समानता क्या थी। ए ऑप्शन है दोनों ने कृषि उपज का बाजार भाव नियंत्रित किया, बी दोनों ने भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता दी, सी दोनों ने व्यापार पर कर बढ़ाया, डी दोनों ने विदेशी व्यापारियों को रियायत दी। तो इसमें देखें तो अलाउद्दीन खिलजी और डलहौजी दोनों में समानता क्या थी, दोनों ने कृषि उपज का बाजार भाव नियंत्रित किया था, ये सही है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तो मुख्यतः इसी के लिए विख्यात है। 15वें पे चलते हैं। 15वें पे 1946 की नौसेना विद्रोह ने किस रूप से ब्रिटिश सरकार के निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित किया।
ए ऑप्शन है भारत विभाजन का निर्णय, बी ऑप्शन है ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती बढ़ाना, सी ऑप्शन है भारत छोड़ने की समय सीमा घटाना, डी ऑप्शन है गांधी की हत्या। तो 1946 के नौसेना विद्रोह से जो भारत छोड़ने का समय था उनका, अंग्रेजों का, वो घट गया था। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर देखें, यदि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी प्रवाह में एक बड़ा बांध बनाया जाए तो निम्नलिखित में से किस पर सबसे तत्काल प्रभाव पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है जो तिब्बत से होकर आती है, तो उसमें पहला ऑप्शन है बांग्लादेश के निचले डेल्टा में अवसाद जमा की मात्रा, बी ऑप्शन है पद्मा नदी के निचले प्रवाह का जलस्तर, सी ऑप्शन है मेघना नदी के डेल्टा का तटीय क्षरण पैटर्न, डी ऑप्शन है सुंदरवन क्षेत्र के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की पोषण चक्र। तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बांध अगर बनाया जाएगा तो बांग्लादेश में के निचले डेल्टा में जो अवसाद जमा की मात्रा है वो प्रभावित हो जाएगी। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 17वें पे। 17वां प्रश्न कहता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना में कौन सा कथन सबसे सटीक है। ए ऑप्शन है पश्चिमी घाट कम ऊंचे, असतत और मानसूनी वर्षा में समृद्ध हैं, पूर्वी घाट अधिक ऊंचे और सतत हैं। गलत है ये भाई, पश्चिमी घाट ऊंचे हैं। बी ऑप्शन है पश्चिमी घाट ऊंचे, सतत और मानसूनी वर्षा में समृद्ध हैं, पूर्वी घाट असतत और कम ऊंचे हैं। सी ऑप्शन है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों समान ऊंचाई और वर्षा वाले हैं। डी ऑप्शन है पूर्वी घाट सतत, पश्चिमी घाट असतत हैं। ये दोनों गलत हैं, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट ऊंचे हैं, सतत हैं और मानसूनी वर्षा से समृद्ध हैं, जबकि पूर्वी घाट असतत हैं और कम ऊंचे हैं। 58वें प्रश्न की बात करें, यदि भारत में सभी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र अचानक बंद कर दिए जाएं तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य ऊर्जा संकट में से सबसे पहले प्रभावित होगा। ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा। तो कोयले की बात करते हैं तो सर्वाधिक कोयला जो होता है वो झारखंड में होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या हो जाएगा, झारखंड। अगले प्रश्न पे चलते हैं 19 नंबर। दो कथन हैं। कथन ए है पिछले 2 दशकों से उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। कारण है गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। कूट में ए ऑप्शन है ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन है भारत ए गलत है परंतु आर सही है। अगर हम इसका उत्तर देखें तो इसमें क्या है कि पिछले 2 दशक में उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ की बारंबारता बढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों में गहराई कम हुई है, ये भी सही है, लेकिन जो उसमें बारंबारता बढ़ी है उसका कारण निक्षेपण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति कौन सी है। ए संथाल, बी गोंड, सी कोल, डी भील। तो सबसे बड़ी जनजाति देखेंगे तो भील है, ये भील जनजाति है। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। ए पतझड़ी वन, बी शंकुधारी वन, सी घास स्थल, डी उष्णकटिबंधीय वन। तो भूमध्य रेखा के निकट हमेशा उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये हो गया 21वां प्रश्न। 22वां पे देखते हैं एंडीज पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। ए अवशिष्ट पर्वत, बी भ्रंश पर्वत, सी वलन पर्वत और डी ज्वालामुखी पर्वत। तो एंडीज पर्वतमाला जब 2 प्लेटें एक दूसरे पर दबाव डालती हैं और बीच का पार्ट ऊपर उठ जाता है तब बलित पर्वत बनता है, और ये एंडीज पर्वत बलित पर्वत का ही उदाहरण है। 23वां प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। ए ध्रुव तारे की दिशा में चले, ध्रुव तारे की विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रखकर चले। तो ध्रुव तारा जो होता है उत्तर में होता है, तो अगर ध्रुव तारे की दिशा में चला जाएगा तो उत्तर साइड चला जाएगा, गलत है। ध्रुव तारा के विपरीत में जाएगा मतलब दक्षिण में चला जाएगा, ये भी गलत है।
ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चलेगा तब वो पूरब में जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है। दूसरा, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तीसरा, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। इन कथनों में ए केवल 3 सही है, बी 1 और 2 सही हैं, सी 1 और 3 सही है, डी 1, 2 और 3 सही हैं। अगर हम इसका उत्तर देखें तो अगर हम अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति देखेगा उसको अंतरिक्ष को तो काला स्याह दिखाई देगा। दूसरा, तारे टमटमाते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं टमटमाते हैं। तीसरा, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के ताप से कहीं अधिक है, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माध्यम नहीं होता तो तापमान का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में सही हैं? पहला है, अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। तीसरा, इसमें टीकाकरण से इनकार का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है। चौथा है, अनुच्छेद 21 को आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, सिवाय जब इसे निवारक गिरफ्तारी के मामले में लागू किया जाए। ए ऑप्शन है केवल 1 और 3, बी ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 2 और 4, डी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसका अगर हम उत्तर देखें तो इसमें पहला है, अनुच्छेद 21 तहत व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है पहला। दूसरा, अनुच्छेद 21 तहत जीवन का अधिकार केवल नागरिकों को है, नहीं, नागरिकों के साथ साथ व्यक्तियों को भी है। ठीक, इसमें टीकाकरण से इनकार का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है, बिल्कुल शामिल है, तीसरा सही है। अनुच्छेद 21 को आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं निलंबित किया जा सकता, तो ये गलत हो गया। पहला और तीसरा सही हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं 26 नंबर पे, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, सीवीसी का गठन 1994 में श्री के संतनम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर किया गया था। दूसरा, सीवीसी को 2003 में सीवीसी अधिनियम के माध्यम से वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तीसरा, सीवीसी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चौथा, सीवीसी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की सिफारिश पर होती है। कूट है ए 1 और 2, बी 1, 2 और 4, सी 2 और 4, डी 1 और 3। तो अगर हम देखें तो सीवीसी का गठन जो था कि संथानम समिति की अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन 1994 जो है ये 1964 में था भैया, 64 में, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, सीवीसी को 2003 के आधार पर 2003 में अधिनियम के आधार पर वैधानिक दर्जा दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, सीवीसी गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, नहीं, ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में काम करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तीसरा गलत हो गया। और चौथा है, सीवीसी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा, ये सही है। तो कौन कौन सा सही हो गया? 2 और 4, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीति आयोग का हिस्सा नहीं है? ए, आर्थिक नीति निर्माण, 2 एसडीजी की निगरानी, 3 केंद्र सरकार के लिए वित्तीय योजनाएं तैयार करना, 4 राज्य सरकारों के बीच सहयोग बढ़ाना। कूट है ए ऑप्शन है 1 और 3, बी ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 4, डी ऑप्शन है 2 और 4। तो हम इसको देखें कौन सा हिस्सा नहीं है, तो आर्थिक नीति का निर्माण जो है ये वित्त मंत्रालय करता है। इसका निर्माण कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। एसडीजी की निगरानी कौन नीति आयोग का हिस्सा नहीं है? तो एसडीजी की निगरानी नीति आयोग करता है, बिल्कुल सही। केंद्र सरकार के लिए वित्तीय योजनाएं, ये भी वित्त मंत्रालय तैयार करता है। राज्य सरकारों के बीच सहयोग बढ़ाना, ये नीति आयोग का काम है। तो पहला और तीसरा ये दोनों काम नीति आयोग के नहीं है बल्कि वित्त मंत्रालय के हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया था कौन सा हिस्सा नहीं है। 28वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संवैधानिक निकायों और उससे संबंधित अनुच्छेदों का मिलान कीजिए। कॉलम 1, कॉलम 2।
कॉलम 1 में ए पर है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बी अंतर्राज्यीय परिषद, सी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, डी वित्त आयोग। कॉलम 2 में है 1 पे अनुच्छेद 280, 2 पे 338 बी, 3 पे अनुच्छेद 338 ए, 4 पे अनुच्छेद 263। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये ओबीसी आयोग कहा जाता है, ये 338 बी में है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है 263 में है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है 338 ए में है। और वित्त आयोग जो है ये 280 में है। अगर कूट हम मिलाएंगे 2 4 3 1, 2 4 3 1 हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं, इसमें संविधान संशोधन दिया गया है और उसको मिलाना है। तो पहले में है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी पे है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी पे है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी पे है 87वां संविधान संशोधन अधिनियम। कॉलम 2 में है 1 नंबर पे सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों को संविधान में जोड़ा गया। 2 पे है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। 3 पे है एंटी डिफेक्शन लॉ सदस्य के पार्टी बदलने का पर अयोग्यता। और 4 पे है 2001 जनगणना के आधार पर सीमांकन। तो अगर हम 52वां संविधान संशोधन देखें तो ये दल बदल के आधार पर है, जो तीसरे नंबर पे लिखा गया है, इस पे मिला देंगे। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया था। और 87वें संविधान संशोधन द्वारा जनगणना का सीमांकन किया गया था। तो कूट को जब हम मिलान करते हैं 3 2 1 4, 3 2 1 4 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। 30वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो अगर हम प्रारूप समिति के सदस्य देखें, ए ऑप्शन है BL मित्तर, बी ऑप्शन है मोहम्मद सादुल्लाह, सी ऑप्शन है KM मुंशी, डी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अगर हम इसको देखें प्रारूप समिति के, तो इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। BL मित्र, मोहम्मद सादुल्लाह और KM मुंशी ये तो सदस्य थे ही, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सदस्य नहीं थे। इनके अलावा गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर और DP खेतान की मृत्यु हुई TT कृष्णामाचारी आए थे। और BL मित्र के स्थान पर एन माधव राव आए थे। तो ये सदस्य थे। मौलाना अबुल कलाम इसके सदस्य नहीं थे। 31 नंबर पे चलते हैं, निम्नलिखित संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती होगी। ऑप्शन ए है 90वां, बी है 91वां, सी है 92वां और डी है 93वां। इसका उत्तर हम देखें तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है संवैधानिक प्रावधान, सूची 2 में है स्रोत। ए में है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, बी राज्य के नीति निर्देशक से तत्व, सी मंत्रिमंडलीय सरकार, डी राज्य केंद्र संबंध। सूची 2 में है 1 नंबर पे ब्रिटिश संविधान, 2 नंबर पे कनाडा का संविधान, 3 नंबर पे है आयरिश संविधान और 4 नंबर पे है अमेरिकी संविधान। तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारा अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरिश से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है हमारा ब्रिटिश से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध हमारा कनाडा से लिया गया है। तो इस तरीके से हम अगर कूट का मिलान करें तो 1 पे 4 3 1 2, 4 3 1 2 हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। ए ऑप्शन है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, बी ऑप्शन है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, सी ऑप्शन है काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, डी ऑप्शन है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं। तो अगर हम इसमें उत्तर को देखें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये बी ऑप्शन जोड़ा गया था अनुच्छेद 43 का में। आते हैं 34वें पे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी राज्य की जनसंख्या कितने से कम हो तो उस राज्य में मध्यवर्ती खंड स्तर
पर पंचायत का गठन अनिवार्य नहीं है? ए 25 लाख, बी 20 लाख, सी 35 लाख, डी 30 लाख। तो इसमें मध्य स्तर का जो नहीं होता वो अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ पे मध्य स्तर का पंचायत नहीं होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक प्रणाली में निम्नलिखित पदों को संवैधानिक वरीयता क्रम के अनुसार सही और तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 नंबर उपराष्ट्रपति, 2 नंबर राष्ट्रपति, 3 नंबर अध्यक्ष लोकसभा, 4 नंबर प्रधानमंत्री, 5 नंबर सांसद। तो भारत में अगर वरीयता क्रम देखा जाए, संवैधानिक वरीयता क्रम, तो 1 नंबर पे राष्ट्रपति होता है, 2 नंबर पे उपराष्ट्रपति होता है, 3 नंबर पे प्रधानमंत्री होता है, 4 पे लोकसभा अध्यक्ष और 5 पे सांसद होता है। हम कूट को अगर सेट करें तो 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5 हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। बी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। सी ऑप्शन है मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। डी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का कोई अधिकार नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय सुनाए गए निर्णय और आदेश का पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 है बेसल थर्ड मानक बैंकिंग प्रणाली की पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देता है। दूसरा है भारत में बेसल थर्ड मानकों को 2020 से पहले ही लागू कर दिया गया। तीसरा है CRR कैश रिजर्व रेशियो बेसल थर्ड मानक का हिस्सा है। उपर्युक्त में से सही कथन है? ए ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही हैं। बी ऑप्शन है केवल 2 और 3 सही हैं। सी ऑप्शन है केवल 1 सही है और डी ऑप्शन है 1 2 और 3 सभी सही हैं। इसमें देखें तो बेसल मानक बैंकिंग प्रणाली की पूंजी पर्याप्तता और जोखिम को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। भारत में बेसल थर्ड मानक को 2020 से पहले लागू किया गया, ये भी सही है। CRR जो होता है ये हमारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम करता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे 37 में, कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं भारत सरकार यदि पूंजीगत व्यय को तेजी से बढ़ाए तो दीर्घकाल के लिए किस पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? ए चालू खाते का घाटा, बी आर्थिक विकास दर, सी मुद्रा का अवमूल्यन, डी राजकोषीय घाटा। तो मुद्रा जो होती है पूंजी और मुद्रा जो होती है अल्पकाल के लिए होती है और पूंजी दीर्घकाल के लिए होती है, और अल्पकाल में वृद्धि होती है और दीर्घकाल में विकास होता है। तो ये जो 38 का बी आर्थिक विकास में सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर पे देखते हैं। 39 नंबर कहता है स्वयं सहायता समूह SHG का कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। दूसरा है किसी SHG में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण केवल कोई अकेला सदस्य लेता है। तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक SHG को समर्थन देते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है सभी 3, डी ऑप्शन कोई भी नहीं। तो अगर हम देखें स्वयं सहायता समूह को, तो भारतीय स्टेट बैंक नहीं सभी बैंकें और सरकार दोनों इसको समर्थन देते हैं, तो ये पहला गलत है। दूसरा है कि SHG में समूह के सभी सदस्य ऋण लेने के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं, जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है, बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति ऋण लेता है और जितने सदस्य होते हैं सब उसकी गारंटी लेते हैं, ये सही है। तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक SHG को समर्थन देते हैं, ये भी सही है। तो इसमें 2 कथन सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर है अधोलिखित में से कौन सा शेष से भिन्न है? यूनिसेफ, ए ऑप्शन यूनिसेफ, बी ऑप्शन IMF, सी ऑप्शन WHO और डी ऑप्शन है बिम्स्टेक। तो ये देखें तो सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बिम्स्टेक जो है ACI का
क्षेत्रीय संगठन है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर है, सन 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? ए ऑप्शन है जिम ओ'नील, बी ऑप्शन है बराक ओबामा, सी ऑप्शन है जॉन कैनेडी और डी ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन। तो अगर ब्रिक की बात करें तो 2001 में जिम ओ'नील ने इसका गठन किया था। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना की बात इसमें की गई थी, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल और राज्य का युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता? इसमें बताना है कौन सा सही मेल नहीं खाता है। तो ए ऑप्शन है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, बी ऑप्शन है रुद्रसागर झील त्रिपुरा, सी ऑप्शन है वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम, डी ऑप्शन है हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश। इसमें देखें तो खिजड़िया बिल्कुल सुमेलित है और रुद्रसागर त्रिपुरा में है। वखीरा जो है ये सिक्किम में ना होकर उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है। ठीक, अगले प्रश्न पे देखते हैं। तो कोरल प्रवाल के कंकाल बनने की क्षमता मुख्यतः निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? ए तापमान, बी पीएच, सी CO2 सांद्रता, डी लवण सांद्रता। इसका उत्तर देखें तो हमारा बी पीएच पे निर्भर करती है। ये 3 बातों पर निर्भर करता है, एक समुद्री तापमान पर, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, प्रवाल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, और पीएच एकदम निश्चित होना चाहिए, तभी कोरल का कंकाल बनता है। इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारिस्थितिक, ए ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, सही नहीं बताना है हमको। बी है पोषण चक्र अकार्बनिक पोषक तत्व प्रदान करता है। सी ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह मुख्यतः सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र जीवों के समुदायों का समर्थन करता है। इसको देखें हम तो पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर नहीं होते, ये गलत है, पहला गलत हो जाएगा और शेष सभी सही हैं। 45वां देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित है। ए द्रव्यमान संरक्षण, बी ऊर्जा संरक्षण, सी संवेग संरक्षण, डी आवेश संरक्षण। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पादन की घटना के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है केवल एक स्थिर विद्युत क्षेत्र, बी ऑप्शन है केवल एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, सी ऑप्शन है एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र और स्थिर विद्युत क्षेत्र, डी ऑप्शन है समय के साथ बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र और समय के साथ बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के लंबवत हों। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात कर रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समय के साथ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बदलते रहें और एक दूसरे के लंबवत रहें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन की घटना हो जाएगी। 47 नंबर है। रक्त में निम्नलिखित की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ए आयरन, बी लेड, सी मिथिमोग्लोबिन, डी नाइट्रेट। तो डी नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जो हमारे ब्लड में जाकर मिथिमोग्लोबिन नामक पदार्थ बनाता है, जो बच्चों के शरीर को नीला करके मार देता है, उनकी ऑक्सीजन वहन क्षमता को खत्म कर देता है। 48 नंबर है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई है। ए गुणसूत्र, बी डीएनए, सी जीन, डी केंद्रक। तो आनुवंशिकता की इकाई जो है वो जीन होती है हमारे शरीर में। अगले प्रश्न पे चलते हैं 49 नंबर पे। 49 नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर है पित्त मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन करता है। 2 नंबर है पित्त का निर्माण यकृत द्वारा होता है। 3 नंबर है पित्त वसा के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। कौन से कथन सही हैं? ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो अगर हम इसको देखें तो पित्त मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन करता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन ट्रिप्सिन नामक हार्मोन करते हैं, तो वो गलत हो गया। पित्त का निर्माण यकृत द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है, यकृत ही करता है। पित्त वसा की इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, हाँ वसा के पाचन में मदद करता है।
तो 2 और 3 सही हो जाएंगे, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 में है रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है, मतलब बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। तो ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, बी है प्लेग, सी है निमोनिया और डी है डेंगू। तो डेंगू जो होता है ये हमारा अरबो वायरस से होता है, जो टाइगर मच्छर या एडिज इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये वायरस से होता है, अरबो वायरस से होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जो घरेलू प्रशीतित्रों में प्रयुक्त किया जाता है। ए ऑप्शन है नियान, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है फ्रेयान, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर होता है उसमें फ्रेयान गैस उसके ऊपर वाले बॉक्स में भरी रहती है, तो फ्रेयान इसमें सही हो जाएगा। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। पहला ऑप्शन है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान बहुत छोटा होता है। सी ऑप्शन है परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। डी ऑप्शन है समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। इस प्रश्न में गलत छांटना है, तो गलत अगर देखें तो ए ऑप्शन में है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये गलत है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ना होकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और इस प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ए ताड़ का तेल, बी नारियल का तेल, सी गेहूं अंकुर का तेल, डी राई सरसों का तेल। तो विटामिन ए जो होता है गेहूं अंकुर का तेल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा। 54 नंबर की बात करें तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। ए रक्त के द्वारा, बी फुफ्फुस के द्वारा, सी ऊतक के द्वारा। अभिगमन का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले जो होता है खून ब्लड जो होता है हमारे शरीर में फुफ्फुस में शुद्ध होता है, तो नंबर 1 पे फुफ्फुस कर दीजिए। उसके बाद रक्त के द्वारा, तो रक्त में, और तीसरा जो होता है वो होता है ऊतक में। तो सबसे पहले फुफ्फुस में, 2 नंबर रक्त में, 3 नंबर ऊतक में। तो 2 1 3 मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 55 नंबर कहता है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर, इनके आधार पर सही विकल्प चुनिए। कथन ए है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों के पाचन का आरंभ क्षुद्रांत में होता है। कारण है आर, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। अगर इस प्रश्न को देखें ध्यान से, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों को पाचन का आरंभ क्षुद्रांत में होता है, नहीं ये गलत है, क्योंकि आमाशय से हमारे प्रोटीनों का पाचन हमारे आमाशय से प्रारंभ हो जाता है, पहला गलत हो गया। और अग्नाशय से प्रोटीनों को पाचन करने वाले एंजाइम क्षुद्रांत में जाते हैं, छोटी आंत में, बिल्कुल सही जवाब है। ए गलत, आर सही, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला चलते हैं 56 नंबर पे। भारत में पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला 22 फरवरी 2025 को कहाँ रखी गई। 56 नंबर क्वेश्चन है। तो ये पहला ऑप्शन है कानपुर उत्तर प्रदेश, दूसरा है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, सी बरेली उत्तर प्रदेश और डी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो पहले बायो पॉलीमर प्लांट की स्थापना बी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में रखी गई। 57 नंबर है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। ए ऑप्शन है वैश्विक भारत के लिए प्रवासी साझेदारी, बी ऑप्शन है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, सी ऑप्शन है नवोन्मेष और प्रवासी भारतीय, डी ऑप्शन है भविष्य का भारत और प्रवासी भूमिका। तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर है ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया था 8 फरवरी 2025 को। ए ऑप्शन म्यांमार, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन श्रीलंका और डी ऑप्शन
मालदीव। तो ऑपरेशन डेविल हंट जो होता है बांग्लादेश में सरकार के पक्ष में विपक्ष में चलाया गया था, ये है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया ओसलेट क्या है? ए ऑप्शन है अमेजन का प्रोटोटाइप क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, बी ऑप्शन है ऑटोमोटिव वाहन, सी ऑप्शन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डी ऑप्शन है क्रिसडोन मॉडल। तो ओसिलॉट क्या है? तो ये अमेजन का प्रोटोटाइप क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। 60 नंबर देखते हैं, वैज्ञानिक ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के माध्यम से विकसित किया? फरवरी 2025 में। ए ऑप्शन है कोआला, बी ऑप्शन है कंगारू, सी ऑप्शन है बाम्बैट और डी ऑप्शन है प्लेटिपस। तो कंगारू का ये विकसित किया गया था 2025 में फरवरी में, तो इसमें कंगारू सही हो जाएगा। अगला है, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य के जिले में स्थित है? ए इडुक्की केरल, बी थेनी तमिलनाडु, सी कोल्लम केरल, डी कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो मुल्ला पेरियार बांध जो है केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। 62 नंबर है, यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य प्राप्त करना है तो अगले एक दशक में स्थिर कीमतों पर औसतन कितनी GDP वृद्धि आवश्यक है? ए ऑप्शन है 6%, बी ऑप्शन है 7%, सी ऑप्शन है 8% और डी ऑप्शन है 9%। इसमें 8% की आवश्यकता भारत को होगी। 8% अगर ये कर लेता है तो ये सही हो जाएगा, विकसित भारत बनने के राह पे आ जाएगा। 63 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित दिवसों को सबसे पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, दूसरा है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, तीसरा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस तरीके से अगर हम ऑप्शन को सेट करें तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, 1 फिर आ जाएगा 2 फिर 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर में भारत की किन 2 पांडुलिपियों को शामिल किया गया? ए रामायण एवं अर्थशास्त्र, बी श्रीमद् भागवत गीता एवं नाट्यशास्त्र, सी महाभारत एवं संगीत रत्नाकर, डी वेद एवं उपनिषद। तो इसमें शामिल किया गया था श्रीमद् भागवत और नाट्यशास्त्र, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 65 नंबर पे। 65 नंबर कहता है कि अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिश के आधार पर अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी दी? ए BN कृष्णा आयोग, बी जी रोहिणी आयोग, सी राजीव रंजन मिश्रा आयोग, डी न्यायमूर्ति के बालाकृष्णन आयोग। तो जो अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है वो सी ऑप्शन राजीव रंजन मिश्रा आयोग के आधार पर किया है। 66 नंबर, ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? ए ऑप्शन है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, बी ऑप्शन है कोयला मंत्रालय, सी ऑप्शन है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, डी ऑप्शन है ऊर्जा मंत्रालय। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025। 67 नंबर है, राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है गुजरात। तो अगर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में देखें तो उड़ीसा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इस तरह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 68 नंबर, हाल ही में सुर्खियों में रहा देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? ए 1971, बी 1975, सी 1979 और डी 1981। तो आर्यभट्ट जो था 1975 में प्रक्षेपित किया गया था राजस्थान से। 69 नंबर देखते हैं, 8वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 आयोजन किस स्थान पर हुआ? ए ऑप्शन भुवनेश्वर, बी ऑप्शन ग्रेटर नोएडा, सी ऑप्शन रोहतक, डी ऑप्शन चंडीगढ़। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में।
70 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कबड्डी, एक नंबर है, कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग का कांस्य पदक स्कॉटलैंड को मिला, बिल्कुल सही बात है। और 2 नंबर है, विश्व कबड्डी दिवस 2025 की थीम टीम वर्क मेक्स आवर ड्रीम वर्क था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो एक ना ही दो। तो ये दोनों कथन सही हैं, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कबड्डी विश्व कप में स्कॉटलैंड ने पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता था और इसकी थीम सही है, टीम वर्क मेक्स आवर ड्रीम वर्क्स। अगला प्रश्न 71 नंबर हम देखें। 71 नंबर कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों में कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। बी ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में कृषि एवं घरेलू उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 3 मिलियन है। सी ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या 20 मिलियन है। डी ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में से इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम इसका उत्तर देखें तो 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह राज्य की सीमा में बहती है वह है ए गंगा, बी घाघरा, सी गोमती और डी केन। तो गंगा उत्तर प्रदेश के बाहर बहती है, घाघरा भी उत्तर प्रदेश के बाहर बहती है, केन भी बाहर बहती है, ये गोमती है ये उत्तर प्रदेश में ही बहती है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। 73 नंबर में एक तरफ अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क दिया है और दूसरी तरफ राज्य दिया है, मिलान करना है। ए है दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य, बी है केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, सी कान्हा राष्ट्रीय पार्क और डी पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसको मिलान करें तो दाचीगाम जो है जम्मू कश्मीर में है, केवलादेव घाना राजस्थान में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है और पेरियार केरल में है। अब इसको कोड से मिलान करें तो 4 2 1 3 4 2 1 3 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। एक तरफ अनुसूची दी गई है और एक तरफ विषय तालिका दी गई है, मिलान करना है। पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। ए ऑप्शन ए है पंचायती राज, बी है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची, सी है मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची और डी है राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन। तो पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची है। चौथी अनुसूची में ये राज्यों में राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन चौथी में है और 11वीं में है पंचायती राज और 8वीं में है भाषा। अब इसका कोड बनाएं तो BDAC पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर देखते हैं। 75 नंबर इसमें है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल से संबंधित है। पहला है राष्ट्रपति राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन न चलने की स्थिति में राज्य आपातकाल घोषित कर सकता है। दूसरा है राज्य आपातकाल की प्रारंभिक अवधि अधिकतम 1 वर्ष होती है जिसे संसद की स्वीकृति से अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है राज्य आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल के अधिकार निलंबित हो जाते हैं और संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है। चौथा है राज्य आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। अगर इन चारों में देखें कौन सा सही है तो राष्ट्रपति राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन न चलने की स्थिति में राज्य आपातकाल घोषित कर सकता है, बिल्कुल सही है। राज्य आपातकाल की प्रारंभिक अवधि 1 वर्ष होती है जिसे संसद की स्वीकृति से 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, नहीं ये गलत है क्योंकि प्रारंभिक अवधि 1 वर्ष होती है और इसे 3 वर्ष तक तब बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो या चुनाव आयोग केंद्रीय चुनाव आयोग यह कह दे कि चुनाव कराना संभव नहीं है, तो दूसरा गलत हो गया। राज्य आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल के अधिकार निलंबित हो जाते हैं और संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है, बिल्कुल सही है। राज्य आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है, ये गलत है, राज्यपाल की सिफारिश पर करता है, चौथा गलत हो गया। तो 1 और 3 सही है, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 75 के बाद 76 नंबर पे चलते हैं। वैदिक काल में विश्व ज्येष्ठ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था?
तो इसमें अगर हम बात करें तो पहला ए ऑप्शन है इंद्र अग्निदेव, बी ऑप्शन है इंद्रदेव, सी ऑप्शन है वरुण देव, डी ऑप्शन है सोमदेव। तो विश्व ज्येष्ठ जो होता था इंद्रदेव के लिए प्रयुक्त किया जाता था। 77 नंबर है मौर्यकालीन प्रशासन में अमात्य का आधुनिक समकक्ष पद कौन सा है? ए कैबिनेट सचिव, बी गवर्नर, सी मंत्री और डी मुख्यमंत्री। तो जो अमात्य होते थे ये मंत्री के बराबर होते थे मौर्य काल में। 78 नंबर है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। ए पुरुष और नारी का योग, बी देवता और देवी का योग, सी देव और उसकी शक्ति का योग, डी उपर्युक्त किसी का नहीं। तो अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव जो है आधा शिव आधा पार्वती ये प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 79 नंबर देखते हैं। 79 नंबर इसमें है कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए चंद्रगुप्त के शासन से, बी गीतों के संकलन से, सी कश्मीर के इतिहास से और डी कृष्णदेव राय के शासनकाल से। तो कल्हड़ की राज तरंगी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, जो कश्मीर के इतिहास के बारे में विशेष जानकारी देती है। 80 नंबर है महमूद गजनवी। कथन है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कारण है वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए और पहला ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी है ए सही है आर गलत है। डी है ए गलत है और आर सही है। इसमें महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, बिल्कुल सही बात है। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था, नहीं लूट कर वापस जाना चाहता था। तो पहला सही दूसरा गलत, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही और आर गलत। 81 नंबर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन 1326 ईस्वी, बी ऑप्शन 1336 ईस्वी, सी ऑप्शन 1346 ईस्वी और डी ऑप्शन 1356 ईस्वी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, तो 1336 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दीवाने खास का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए न्यायिक मामलों की सुनवाई, बी विदेशी दूतों का स्वागत, सी गुप्त राजकीय विचार विमर्श और डी धार्मिक बहस और चर्चा। तो जो दीवाने खास लोगों की बैठक जो होती है गुप्त विचार विमर्श के लिए होती है, तो ये गुप्त राजकीय विचार विमर्श के लिए बैठक होती थी जिसे दीवाने खास कहते थे, और सामान्य जो चर्चा होती थी वो दीवाने आम में होती थी। 83 नंबर है सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। 1 नंबर तेज बहादुर, 2 नंबर गोविंद सिंह, 3 नंबर बंदा बहादुर और 4 नंबर हरकिशन है। तो इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हरकिशन आएंगे 1 नंबर पे। 2 नंबर पे देखें अगर हम तो 2 नंबर पे तेग बहादुर आ जाएंगे, 3 नंबर पे गोविंद सिंह और 4 नंबर पे बंदा बहादुर आ जाएंगे। इस तरह से अगर हम ऑप्शन को सेट करें तो 4 1 2 3 4 1 2 3 मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 84 नंबर पे। 84 नंबर है निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव में पहली बार यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है? ए मार्ले मिंटो सुधार, बी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, सी अगस्त घोषणा 1917 और साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930। इसमें उत्तरदायी शासन की बात जो की गई थी वो अगस्त घोषणा में की गई थी 1917 में। 85 नंबर है मान ले कि अगस्त प्रस्ताव 1940 के स्थान पर सीधे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घोषणा कर दी जाती तो स्वतंत्रता संग्राम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? ए ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद कम हो जाते, बी ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता समाप्त हो जाती, सी ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार को जल्दी सत्ता हस्तांतरण पर मजबूर होना पड़ता, डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय जनमत भारत के पक्ष में अधिक तेजी से बनता। तो इसका कारण अगर हम देखें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो मतभेद बढ़ गया था वो बेहद कम हो जाता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 का मुख्य कारण क्या था? ए भारतीय मजदूरों को मतदान का अधिकार देना, बी भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अभियुक्तों पर न्यायिक अधिकार देना, सी किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करना, डी भारतीय प्रेस पर सेंसरशिप लगाना। तो जो इल्बर्ट बिल विवाद था इसमें क्या था कि भारतीय जजों को भी ब्रिटिशों के मुकदमे देखने का अधिकार दे दिया गया था, जिसके लिए
ब्रिटिशों ने विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 87 नंबर में देखते हैं, भारत में परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी कॉर्नवालिस और डी लॉर्ड डलहौजी। तो कॉर्नवालिस ने 1993 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कॉलम ए में अगला प्रश्न है 88 नंबर, कॉलम ए में कांग्रेस अधिवेशन है और बी में अध्यक्ष है, इसका मिलान करना है। पहले नंबर पे 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, तीसरा है 1929 का लाहौर अधिवेशन और चौथा है 1985 का बम्बई अधिवेशन। तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन इसका हुआ था वो हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन AC मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और बम्बई अधिवेशन पहली बैठक के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ऑप्शन को कोड से व्यवस्थित करें तो 2 1 4 3 मतलब ABADC, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 89 नंबर, लोकमान्य तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम प्राचीन उत्तरकालीन में सजाइए। केसरी मराठा का प्रकाशन, दूसरा है गीता रहस्य, श्रीमद् भगवत गीता रहस्य का लेखन या समाप्ति, तीसरा है होम रूल आंदोलन की स्थापना और चौथा है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसको कालक्रम में व्यवस्थित अगर हम करें तो सबसे पहले केसरी का प्रकाशन हुआ, फिर गीता रहस्य लिखा गया, फिर होम रूल हुआ, तो 1 2 3 4 ये क्रम से ही है, तो ये सही हो जाएगा ए ऑप्शन। 90 नंबर की बात करें, वह भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नागरहोल और डी नागरकोइल, डी है रामेश्वरम। तो बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर कन्याकुमारी में मिलते हैं। 91 नंबर की बात करें हम अगर, 91 नंबर, भारत नदियों की पारिस्थितिकी एवं विकास योजनाओं के संदर्भ में विचार करना है। कथन है नमामि गंगे तथा केन बेतवा नदी लिंक दोनों जल संसाधन प्रबंधन से जुड़ी हैं, पर इनकी पृष्ठभूमि व उपकरण अलग हैं। प्रश्न है यदि आप नीति विशेषज्ञ हो तो इन दोनों में साझा चुनौती के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प का कौन सा होगा? ए ऑप्शन है बहुउद्देशीय जल उपयोग, सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत एवं अंतर प्रवाह के मध्य, शुष्क या अल्प प्रवाह काल में पारिस्थितिकीय प्रवाह तथा आधार प्रवाह को अनुकूली एवं बेसिन स्तरीय प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन है गाद संचार, बाढ़ समतल पुनर्भरण तथा नदी आकृति पर प्रवाह नियमन एवं अवसंरचना के संचयी प्रभाव का प्रबंधन करना। सी ऑप्शन है सीमा पार दायित्वों एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप प्रवाह सारणी का कठोरता से अनुपालन करना। और डी ऑप्शन है अवशिष्ट शोधन संयंत्रों एवं रिवरफ्रंट विकास पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कैचमेंट स्तरीय विखरे प्रदूषण का आंशिक अधूरा निवारण। तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो पहला सही है बहुउद्देशीय जल उपयोग, सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत एवं अंतर प्रवाह के मध्य शुष्क या अल्प प्रवाह काल में पारिस्थितिकीय प्रवाह तथा आधार प्रवाह को अनुकूली एवं बेसिन स्तरीय प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित करना, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं 92 नंबर देखते हैं, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारण है इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए और तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। अगर हम लोग 92 का उत्तर देखें, इसमें पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण से हरित क्रांति की तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण रही, बिल्कुल सही है। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती, तो ये गलत बात है, सम्मिलित होती है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ए सही और आर गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो तीर्थ स्थान है और अवस्थित पूछी गई है। 1 नंबर श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़िया, बी
2 नंबर ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ियाँ और 3 पुष्कर महादेव पहाड़ियाँ। उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। इस तरह से अगर हम इसको देखें तो श्रीशैलम जो है नल्ला मल्ला पहाड़ियों पे है बिल्कुल, ओंकारेश्वर सतमाला पे ना होकर ओंकार पहाड़ियों पे है, तो ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा है पुष्कर जो है महादेव पहाड़ी पे ना होकर अरावली पे है, अरावली पे है, तो ये भी गलत हो गया, तो केवल 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर, पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? का डोडा बेट्टा, खा अनाईमुदी, गा सेम्बरा, घा कलसुबाई। तो सबसे ऊंची चोटी जो है 2695 मीटर ऊंची है, 2695 मीटर ऊंची है, ये है अनाईमुदी। अगला प्रश्न देखते हैं 95, किस शहर में वर्षा का शिखर अक्टूबर नवंबर में होता है और ग्रीष्म अपेक्षाकृत शुष्क होती है? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी गुवाहाटी। तो ये बात कर रहा है वृष्टि छाया प्रदेश की, जो चेन्नई पड़ता है। ये लौटती हुई मानसून से यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल में ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चेन्नई। अगला है 96, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम लिखना है। तो ए ऑप्शन है काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, बी ऑप्शन है कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरल सागर, सी ऑप्शन है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, और डी ऑप्शन है काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर और कैस्पियन सागर। अगर मैप को हम ध्यान से देखें तो सबसे पश्चिम में हमारा पड़ता है भूमध्य सागर, उसके बाद नंबर 2 पे काला सागर, नंबर 3 पे कैस्पियन सागर और सबसे पूर्व में अरल सागर। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर, ये हमारा सही हो जाएगा। अब 97 नंबर पे चलते हैं, जलडमरू मध्य और समुद्री परिसरों का मिलान करना है। इसमें हमको मिलाना है बास्पोरस जलडमरू भर, किसको जोड़ता है? डार्डन लीज, सुंडा और जिब्राल्टर। तो बास्पोरस जो है ये काला को मरमरा से जोड़ता है, डार्डन लीज मरमरा को एड्रियन से जोड़ता है, सुंडा जो होता है हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है और जिब्राल्टर जो है अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ता है। अगर हम इसको कोट मिलाएं 2 1 3 4, 2 1 3 4, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवीय प्रवर्धन का क्या अर्थ है? ए उच्च अक्षांशों में जनसंख्या वृद्धि, बी आर्कटिक में तापमान वृद्धि वैश्विक औसत से कहीं अधिक होना, सी ध्रुवीय भालू की संख्या बढ़ना, डी ओजोन छिद्र का अत्यधिक विस्तार। तो आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवीय प्रवर्धन का मतलब होगा कि आर्कटिक में तापमान वृद्धि वैश्विक औसत से कहीं अधिक हो जाना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर है, विश्व की सबसे गहरी झील गहराई के आधार पर कौन सी है? ए टिटिकाका, बी बैकाल, सी विक्टोरिया और डी टांगानिका। तो गहराई के आधार पर अगर हम देखें तो बैकाल झील सबसे गहरी है, जो रूस में स्थित है। 100 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान में संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर है, संसद के भीतर कही गई किसी बात या दिए गए मत के लिए सदस्य किसी अदालत में जवाबदेह नहीं होते। दूसरा है, किसी सदस्य को संसद सत्र के दौरान तथा संसद सत्र प्रारंभ से 40 दिन पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक सभी प्रकार के मामलों में गिरफ्तारी से छूट है। तीसरा है, संसद को अपनी कार्यवाही को प्रकाशित करने और उसका नियंत्रण रखने का अधिकार है। चौथा है, संसद के विशेषाधिकार केवल संविधान में ही पूरी तरह वर्णित हैं और इन्हें संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन अगर हम देखें, पहला है ए केवल 1, 2 और 3 सही, दूसरा है केवल 1 और 3 सही, सी ऑप्शन है केवल 3 और 4 सही, डी ऑप्शन है केवल 1, 3 और 4 सही। हम इसको देखें, संसद के भीतर कही गई किसी बात या दिए गए मत के लिए सदस्य किसी अदालत में जवाबदेह नहीं होते, बिल्कुल सही है। किसी सदस्य को संसद सत्र के दौरान तथा सत्र प्रारंभ से 40 दिन पहले और समाप्ति के 40 दिन बाद तक सभी प्रकार के मामलों से छूट है नहीं, फौजदारी में छूट नहीं दी गई है, इनको सिविल मामलों में इनको छूट मिली है। तीसरा है, संसद को अपनी कार्रवाई को प्रकाशित करने और उसका नियंत्रण रखने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। चौथा है, संसद के विशेषाधिकार केवल संविधान में ही पूरी तरह वर्णित हैं और संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं, ये संविधान में भी वर्णित है, बाहर भी हैं और संसद में इनका अपना अलग चलता है। तो सही कौन सा है? 1 और 3, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 101 नंबर देखते हैं,
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? ए प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, सी राष्ट्रपति, डी उत्तर प्रदेश विधानमंडल। तो राज्य लोक सेवा आयोग का मामला है तो राज्य विधानमंडल ही इसको विस्तारित करेगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के संबंध में सही है? 1 वे भारत सरकार के विधि सलाहकार होते हैं। 2 उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 3 उनका कार्यकाल संविधान में 5 वर्ष निर्धारित है। सही विकल्प चुनिए। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3 सही, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3 सही, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 सभी सही है। इसको देखते हैं तो वे भारत सरकार में विधि सलाहकार होते हैं, बिल्कुल सही। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही। उनका कार्यकाल संविधान में 5 वर्ष निर्धारित है, नहीं, गलत है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये होते हैं, तो तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। 103 नंबर देखते हैं। इसमें एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य, विशेष राज्य दिए हुए हैं, तो उनको मिलान करना है। अनुच्छेद 371 बी, अनुच्छेद 371 एफ, अनुच्छेद 371 एच और अनुच्छेद 371 जे। दूसरी तरफ है ए में सिक्किम, बी में कर्नाटक, सी में असम और डी में अरुणाचल। तो 371 बी को अगर हमको मिलाना हो तो ये असम में है, 371 किस में है? असम में है। और 371 एफ जो है ये सिक्किम में है। 371 एफ सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। 371 एच जो है ये अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध करता है। और 371 जे जो है ये कर्नाटक और हैदराबाद के लिए विशेष प्रावधान करता है। अगर हम कूट बनाएं तो 3 मतलब CADB मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 104 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर है अशोक मेहता समिति ने भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। दूसरा है या इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने और उसमें राजनीतिक दलों के खुले सहभाग को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की थी। सही विकल्प चुनिए। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2। तो ये सही बात है कि अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी। उन्होंने पंचायतों को पार्टी स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की थी और संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। ये दोनों बातें सही है। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 नंबर पर बात करते हैं। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसमें के द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा। 6 मास से अधिक नहीं, पहला ऑप्शन। दूसरा है 2 वर्ष से अधिक नहीं। तीसरा 1 वर्ष से अधिक नहीं और डी असीमित काल तक। तो इस 249 के तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून केवल 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहता है। 1 वर्ष से अधिक के लिए चाहिए तो फिर से उसको कानून बनाना होगा। अनुच्छेद 106 की बात क्वेश्चन नंबर 106 में देखें। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 153, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 154, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 155, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 156। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 107 की बात क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किसमें दिया गया है? ए ऑप्शन संविधान की उद्देशिका, बी ऑप्शन है राज्य की नीति के निदेशक तत्व और सी ऑप्शन है मूल अधिकार, डी ऑप्शन है मूल कर्तव्य। तो ये जो दिया गया है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, तो ये हमारा मूल कर्तव्य है। इसकी रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। 51 में दिया है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। इसमें दिया गया है नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं। पहले को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए, मंत्रिपरिषद भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली का वास्तविक कार्यपालिका अंग है क्योंकि उसे लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। तो सही बात कर रहा है। कारण कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। कौन सा कथन विकल्प सही है? ए ऑप्शन है ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी है। बी है ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता।
सी है केवल ए सही आर गलत, डी है ए गलत और आर सही। इसमें देखें तो पहला कथन जो है मध्य परिषद भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली का वास्तविक कार्यपालिका है, बिल्कुल सही है। और क्योंकि उसे लोकसभा के प्रति, देखिए यहाँ पर बताया गया लोकसभा के प्रति, और यहाँ कह रहा है संसद के दोनों सदनों, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो संसद के सदनों की कैसे हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा, मतलब पहला सही और दूसरा गलत, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें, 109 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर है राज्य विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति केवल राज्यपाल की सिफारिश और राष्ट्रपति की स्वीकृति से की जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2। तो इसको देखें, राज्य विधान परिषद अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही, इसे भंग नहीं किया जा सकता, सही है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही बात है। और अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति केवल राज्यपाल नहीं भैया, विधानमंडल की सिफारिश पर संसद द्वारा, ना कि राष्ट्रपति द्वारा, तो ये दो कथन गलत हो गया, केवल 1 सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन उच्च न्यायालय के बारे में सही है? पहला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसे किसी भी समय संसद साधारण बहुमत से घटा सकती है। दूसरा है उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 214 में की गई है। तीसरा है उच्च न्यायालय का रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 में है, वर्णित है। और चौथा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सही विकल्प चुनना है, ए ऑप्शन है केवल 2 और 3, बी ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 2, 3 और 4 तथा डी ऑप्शन है केवल 1 और 4। तो अगर हम इसको देखें तो पहला वाला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और इसे किसी भी समय संसद साधारण बहुमत से घटा सकती है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में उनके कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, पहला ऑप्शन गलत हो गया। उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 214 में है, सही बात है। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने का अधिकार 226 में है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, ये गलत है क्योंकि संसद के विशेष बहुमत के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो पहला और चौथा गलत हो गया, मतलब 2 और 3 सही हो गए, ए ऑप्शन हमारा सही है। 111 नंबर देखते हैं, मान लीजिए कोई दल किसी राज्य में 8% वोट शेयर प्राप्त करता है परंतु एक भी सीट नहीं जीत पाता, तो उसे उसके दर्जे के संबंध में सही कथन कौन सा है? ए ऑप्शन है वह स्वतः राज्य दल बन जाएगा, बी ऑप्शन है उसे राज्य दल की मान्यता तभी मिलेगी जब उसने राज्य में कम से कम 2 सीटें जीती हो, सी ऑप्शन है वह केवल पंजीकृत दल रहेगा, राज्य दल नहीं है, डी ऑप्शन है उसे स्वतः राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो 8% सीट वोट शेयर प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः राज्य का दल बन जाएगा, क्योंकि जो चौथी शर्त है राज्य दल में वो यही है कि 8% वैध मत प्राप्त कर ले, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर देखें, छिपी बेरोजगारी में से तात्पर्य क्या है? ए बेरोजगार व्यक्तियों से, बी गृहिणियों में बेरोजगारी से, सी 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, और डी किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्ति लगे होने से। तो ये जो छिपी बेरोजगारी होती है कृषि में होती है, उसमें अगर काम 10 लोग कर सकते हैं तो उसमें 15 लोग लगे होते हैं और उनका लगता है कि वो भी रोजगार में है, तो यही छिपी बेरोजगारी कहलाती है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर है 113 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है पद, दूसरी तरफ सर्वोपयुक्त वर्णन दिया गया है। पहला है मेल्ट डाउन, सामने दिया है स्टॉक कीमतों की गिरावट, दूसरा है मंदी समृद्धि दर की गिरावट, और तीसरा है स्लो डाउन सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट। उपरयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो मेल्ट डाउन जो होता है स्टॉक कीमतों में गिरावट को बताता है, ये सही है। मंदी जो होता है जीडीपी की गिरावट को दर्शाता है ये, और स्लो डाउन समृद्धि दर को गिरावट है, तो
तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिए गए हैं, तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा और दोनों गलत हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। भारत में राजकोषीय घाटा किसका द्योतक है? ए राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय और कुल पूंजीगत व्यय का अंतर। बी सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियों उधारी छोड़कर का अंतर। सी सरकार के कुल व्यय और कुल पूंजीगत प्राप्तियों का अंतर। डी कुल सार्वजनिक ऋण और निजी ऋण का अनुपात। तो इसमें अगर हम देखें तो राजकोषीय घाटा जो होता है सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियों के अंतर को कहते हैं, जिसमें से उधारी को भी घटा दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। 115 नंबर, भारत में शैडो बैंकिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है NBFC, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय सहकारी बैंक, सी ऑप्शन है भुगतान बैंक, डी ऑप्शन है छोटे वित्त। तो इसको देखें NBFC, इसमें शैडो बैंकिंग जो होता है NBFC को कहा जाता है। NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आ जाते हैं, उनको NBFC कहा जाता है, तो उसी के लिए शैडो बैंकिंग प्रयोग होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 116 नंबर, दोहा डेवलपमेंट राउंड किस संगठन की वार्ता है? ए ऑप्शन अंकटाड, बी ऑप्शन IMF, सी ऑप्शन WTO और डी ऑप्शन OECD है। तो दोहा वार्ता जो हुई थी वो WTO की स्थापना से हुई थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 117 नंबर देखते हैं। 117 नंबर कहता है कि पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है। ए शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की, बी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की, सी सवाना घास के मैदान की और डी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की। 117 को अगर हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की विशेषता है, ये सर्वाधिक विशेषता है पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो वन के संवर्ग में देखें तो ए ऑप्शन राष्ट्रीय वन, बी ऑप्शन राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन आरक्षित वन, संरक्षित वन और डी ऑप्शन है ग्राम वन। इसमें अगर हम देखें तो राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 में शामिल नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। 119 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से वन अनुसंधान केंद्रों तथा उनके स्थानों की जोड़ी सही रूप में मेल खाती है? पहला है पारिस्थितिक पुनर्वास हेतु वन अनुसंधान केंद्र, दूसरा है आजीविका विस्तार हेतु वन अनुसंधान केंद्र शिलांग, तीसरा है कौशल विकास हेतु वन अनुसंधान केंद्र भोपाल, चौथा है तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु वन अनुसंधान केंद्र विशाखापत्तनम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 3, बी 1 और 4, सी 2 और 3, डी 2 और 4। अगर हम इसको मिलान करें तो पारिस्थितिकी पुनर्वास हेतु वन अनुसंधान संगठन प्रयागराज में है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा आजीविका विस्तार हेतु वन अनुसंधान केंद्र, ये शिलांग में ना होकर अगरतला त्रिपुरा में है, और अगरतला त्रिपुरा में है। और तीसरा है कौशल विकास हेतु वन अनुसंधान केंद्र, ये भोपाल में ना होकर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है, तो ये दोनों गलत हो गए। और चौथा है तटीय पारिस्थितिक तंत्र हेतु वन अनुसंधान केंद्र विशाखापत्तनम, ये सही है। तो पहला और चौथा सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 120 नंबर देखते हैं। मिलान करना है इसमें, एक तरफ वैज्ञानिक दिया है और दूसरी तरफ योगदान। तो वैज्ञानिक है फैराडे, हर्टज, मैक्सवेल और आइंस्टीन। तो फैराडे को अगर हम देखें तो इन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी, हर्टज ने रेडियो तरंगों की खोज की थी, मैक्सवेल ने प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत खोजा था, और आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की। अब इसका मिलान कर लीजिए, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 121 नंबर, गुर्दे किडनी की कौन सी संरचना और क्रियात्मक इकाई मूत्र के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? ए ग्लोमेरुलस, बी नेफ्रॉन, सी हेनले का लूप, डी बोमेन कैप्सूल। तो जो हमारी किडनी बनी होती है वो उसका मूलभूत इकाई क्या है? नेफ्रॉन, तो जिसमें नेफ्रॉन सही हो जाएगा। 122 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नियत तापमान पर होती है? ए बर्फ का पिघलना,
बी पानी को 25 से 50 तक गर्म करना, सी 90 डिग्री सेल्सियस पर भाप का पानी में ठंडा होना, और डी बर्फ़ को -10 से 0 तक गर्म करना। तो सब में देखिए परिवर्तन हो रहा है, 25 से 50, 90 से, इसमें यही बर्फ़ जो पिघल रही है ये निश्चित तापमान पर पिघलती है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 123 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ए वेग, बी कार्य, सी त्वरण और डी ऊर्जा। ये रटने वाली चीज़ है, त्वरण सही है इसमें। 124 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच कितना होगा? ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 14 और डी ऑप्शन 0। तो हम जानते हैं कि पानी उदासीन होता है तो ये पीएच नंबर 7 पे रहेगा। 125 देखते हैं, यदि 1 मीटर एक लंबा मटर का पौधा टीटी को एक छोटे मटर के पौधे स्मॉल टीटी से क्रॉस किया जाए तो F1 पीढ़ी में सभी संतति होंगी? ए लंबी, बी छोटी, सी मध्यम ऊंचाई वाली, डी आधी लंबी आधी छोटी। तो इसमें अगर हम देखें तो F1 पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू होता है। तो पहली पीढ़ी में जितने पौधे होंगे वो सभी लंबे हो जाएंगे, लंबा प्रभावी रहेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 126 नंबर देखते हैं, ईस्ट खमीर किस प्रकार की जनन विधि का उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन है द्विखंडी विभाजन, बी ऑप्शन है कलिका जनन और सी ऑप्शन है बीज निर्माण, डी ऑप्शन है खंडन। तो जो ये ईस्ट और खमीर होते हैं ये कलिका जनन, कली बर्ड्स निकाल के वृद्धि कर जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 127 नंबर है, किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में कम होता है क्योंकि? ए ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता है, बी ऑप्शन भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या छोटा होता है, सी ऑप्शन भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, डी ऑप्शन भूमध्य रेखा पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल बेहद कम होता है, जिससे वस्तु का भार कम होता है और ध्रुवों पर अधिक हो जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 128 नंबर देखते हैं, पौधों में जल का ऊपर की ओर संचलन मुख्यतः किस कारण होता है? ए ऑप्शन मूलतः, बी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, सी परासरण और डी केशिकीय क्रिया। तो जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है, ऊपर से जल का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है तो जल ऊपर चढ़ता रहता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। अब देखते हैं 129 नंबर, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन है? ए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, डी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो NH2CONH2 ये फार्मूला होता है। इसमें देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 130 नंबर, यदि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में नाभिक उपस्थित होता तो निम्नलिखित में से कौन से परिणाम देखने को मिलते? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घट जाती, बी ऑप्शन है रक्त का रंग नीला हो जाता, सी ऑप्शन है रक्त जमने की क्षमता समाप्त कर देता और डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन का उत्पादन बंद हो जाता। तो इसमें अगर हम देखें तो लाल रक्त कणिकाओं के न होने से जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं ये ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। अगर ये नाभिक इसमें नहीं होता तो ये क्या करती? परिवहन करने की क्षमता इनकी घट जाती। ए ऑप्शन सही है और ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता इनकी घट जाती। अब 131 नंबर पे आते हैं, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 खेलो इंडिया नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह 2011 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लेगा। दूसरा है NSP 2025 का एक मुख्य स्तंभ आर्थिक विकास हेतु खेल। तीसरा है नीति में उभरती प्रौद्योगिकियों AI तथा डाटा एनालिटिक्स के उपयोग पर बल। चौथा है NSP 2025 केवल केंद्र सरकार की योजनाओं पर केंद्रित है, राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। अगर हम इसमें देखें पहला वाला ऑप्शन अगर देखें नीचे दिए गए विकल्पों में सही कथन चुनिए। ए ऑप्शन है 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1, 3 और 4, डी ऑप्शन है 2, 3 और 4। तो इसमें देखें पहला वाला जो है यह 2011 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लेगा, नहीं ये गलत है, 2001 का लेगा, 2001 का स्थान लेगा, तो पहला गलत हो गया। NSP जो होता है ये 2025 आर्थिक विकास हेतु खेल इसका प्रमुख स्तंभ है, तो बिल्कुल सही बात है।
और तीसरा है नीट में एआई और डाटा एनालिटिक का उपयोग पर बल दिया गया है, ये भी सही है। और चौथा है एनएसपी केवल केंद्र सरकार की योजना पर केंद्रित है, राज्यों की नहीं, तो ये गलत है, केंद्र राज्य दोनों की योजनाओं पर है। तो पहला और चौथा गलत हो गया, मतलब 2 और 3 सही हो गए, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। 132 नौसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? ए ऑप्शन है भावना कंठ, बी ऑप्शन है आस्था पुनिया, सी ऑप्शन है शिवांगी सिंह, डी ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी। तो बी ऑप्शन आस्था पुनिया जो है ये लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। 133 नंबर पर अगर हम देखें, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? ए ऑप्शन 95, बी 105, सी 115 और डी 125। तो अगर हम भारत की रैंकिंग शांति सूचकांक में देखें तो 115 है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 134 देखते हैं, बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF द्वारा आयोजित यूएस ओपन 2025 सुपर 300 में, यही ध्यान देना है, सुपर 300 में पुरुष एकल मेंस सिंगल श्रेणी का खिताब किस देश ने जीता? इस ए ऑप्शन कनाडा, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन चीन और डी ऑप्शन इंडोनेशिया। अगर हम इसकी बात करें तो इसको भारत के आयुष शेट्टी ने जीता है, भारत के आयुष शेट्टी ने जीता है और कनाडा के ब्रायन यंग को हराकर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 135 नंबर की बात करें अगर हम, तो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ बना है? ए ऑप्शन पुणे, बी ऑप्शन गुरुग्राम मानेसर, सी ऑप्शन चेन्नई और डी ऑप्शन वाराणसी। तो ये जो सबसे बड़ा मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बना है ये गुरुग्राम मानेसर बना है हरियाणा में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 136 नंबर, पीएम मोदी की हालिया विदेश यात्राओं 2025 के दौरान किन देशों ने उन्हें अपना राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? 1 अर्जेंटीना, 2 ब्राज़ील, 3 त्रिनिदाद और टोबैगो और 4 घाना। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है 1 2 3, बी ऑप्शन है 2 3 4, सी ऑप्शन है 1 2 4 और डी ऑप्शन है 1 2 3 4। अगर इसमें देखें तो अर्जेंटीना ने नहीं दिया है, ब्राज़ील ने दिया है, त्रिनिदाद टोबैगो ने दिया है, घाना ने दिया है। 2 3 4 मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 137 नंबर देखते हैं, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 अंकटाड और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI का अर्थ केवल शेयर बाजार में अल्पकालिक निवेश करना, इसमें घरेलू उद्योगों या परियोजनाओं में दीर्घकालिक निवेश शामिल नहीं है। दूसरा है वर्ष 2024 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कुल प्रवाह 4% बढ़कर लगभग 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, लेकिन टैक्स हब देशों जहां निवेश केवल होकर गुजरता है को अलग करने पर इसमें वास्तविक रूप से 11% गिरावट देखी गई। तीसरा है भारत ने 2024 में लगभग 28 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेश से भारत में आया FDI प्राप्त किया और विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा। चौथा है वर्ष 2024 में भारत में विदेशों में लगभग 24 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी गया। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 4, सी ऑप्शन है केवल 1 3 और 4, डी ऑप्शन है केवल 2 3 और 4। अगर हम इसको देखें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है का यह केवल शेयर बाजार में अल्पकालिक निवेश करना है, इसमें घरेलू उद्योगों या परियोजनाओं में दीर्घकालिक निवेश शामिल नहीं है, तो ये गलत बात है। अल्पकालिक निवेश नहीं करता, ये दीर्घकालिक निवेश भी करता है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं, वर्ष 2024 में FDI का कुल प्रवाह 4% बढ़कर लगभग 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, लेकिन टैक्स हब देशों जहां निवेश केवल होकर गुजरता है को अलग करने पर इसमें वास्तविक रूप से 11% की गिरावट देखी गई। तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है भारत ने 2024 में लगभग 28 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, तो ये तो सही है। और विश्व में शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा, तो ये यहाँ तक सही है, लेकिन जो 10 देश दिया है ये गलत है, ये 15 देश 15वें स्थान पे साथ, ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। चौथा है वर्ष 2024 में भारत में से विदेशों में लगभग 24 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी गया, तो ये सही है, चौथा सही है। तो 2 और 4 सही हो गए, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं 138 नंबर पे। 138 नंबर कहता है 17वें ब्रिक्स
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? ए ऑप्शन है वैश्विक दक्षिण के लिए तकनीक सहयोग और नवाचार। बी ऑप्शन है अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना। सी ऑप्शन है वैश्विक शांति एवं सुरक्षा हेतु बहुपक्षीय सहयोग। डी ऑप्शन है नवीन विकास बैंक के माध्यम से सतत विकास। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना। 139 नंबर देखते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल 2025 किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, बी ऑप्शन है विश्व बैंक, सी ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच और डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसमें जो सही है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025। ठीक, 140 नंबर देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी डिजाइन और पोत निर्माण वाला गोताखोरी सहायक पोत कौन है? ए ऑप्शन है INS अरिहंत, बी ऑप्शन है INS निस्तार, सी ऑप्शन है INS विक्रांत और डी ऑप्शन है INS कलवरी। तो जो स्वदेशी डिजाइन और निर्माण वाला गोताखोरी सहायता पोत है वो है INS निस्तार, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 141 नंबर देखते हैं, GST और GST परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जुलाई 2025 में GST ने 10 वर्ष पूरे कर लिए। दूसरा है 2024-25 में सकल GST संग्रहण 22.08 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। तीसरा है GST परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 279(1) के अंतर्गत किया गया है। चौथा है GST परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सही कथन चुनना है। ए ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 4, डी ऑप्शन है केवल 2, 3 और 4। तो अगर हम देखें जुलाई 2025 में GST के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, नहीं GST की शुरुआत 2017 से हुई है, तो ये 27 में पूरा होगा, पहला गलत हो गया। 2024-25 में GST संग्रह 22.08 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पहुँच गया, तो ये सही बात है। तीसरा है GST परिषद का गठन अनुच्छेद 279(a) के अंतर्गत किया है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा है कि GST परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये गलत बात है, ये होते हैं वित्त मंत्री होते हैं। तो पहला और चौथा गलत हो गया, मतलब 2 और 3, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 142 नंबर देखते हैं, इसमें है स्वतंत्रता के बाद पहली बार वर्ष 2025 में पूर्वोत्तर भारत की किस राज्य की राजधानी को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया? तो कोहिमा, पहला ऑप्शन है कोहिमा नागालैंड, दूसरा है आइजोल मिजोरम, सी ऑप्शन है इम्फाल मणिपुर, डी ऑप्शन है शिलांग मेघालय। तो जो अभी जुड़ा वो चौथी राजधानी है और आइजोल और मिजोरम की चौथी, ये पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी रेलवे नेटवर्क से जुड़ी। 143 नंबर देखते हैं, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। दूसरा है थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने यह खिताब जीता। सी ऑप्शन है भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता ने इसमें प्रतिनिधित्व किया। सही कथन चुनिए। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो अगर इसको देखें तो इसका आयोजन बैंकॉक में ना होकर अपने यहाँ हुआ था हैदराबाद में हुआ था। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने खिताब जीता, बिल्कुल सही बात है। भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता ने इसमें प्रतिनिधित्व किया, ये भी सही है, मतलब 2 और 3 सही, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 144 नंबर, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ क्या था? शुभंकर क्या था? ए ऑप्शन है गजराज, बी ऑप्शन है सिंघवा, सी ऑप्शन है मयूर और डी ऑप्शन है नटराज। तो जो एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 हुई है उसका शुभंकर जो था सिंघवा था, मतलब बी ऑप्शन सही है, सिंघा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 145 नंबर, बैरसन घाटी पहलगाम जहां हाल ही में आतंकी हमला हुआ किस नाम से प्रसिद्ध है? ए मिनी स्विट्जरलैंड, बी वैली ऑफ फ्लावर्स, सी लेक वैली, डी इसकी कैपिटल ऑफ इंडिया। तो पहलगाम बैरसन घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 146 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं? ए पंडित मदन मोहन मालवीय, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी बाबू शिव प्रसाद गुप्त और डी महात्मा गांधी।
तो काशी विद्यापीठ की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1921 में हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं 47 नंबर। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? 1 गन्ना, 2 धान, 3 आलू, 4 मक्का। ए ऑप्शन है 1 और 2, बी ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन है 3 और 4, डी ऑप्शन है 1 और 3। तो उत्तर प्रदेश जो है ये गन्ना और आलू के उत्पादन में सब देश में पहले स्थान पे है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 148 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। पहला है मुकुंदरा हिल्स, दूसरा है रामगढ़ विषधारी, तीसरा है कावल, चौथा है भद्रा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 1, बी 1 और 2, सी 3 और 4, डी केवल 4। तो जो ये मुकुंदरा ये राजस्थान में है, रामगढ़ विषधारी ये भी राजस्थान में है, कावल जो है ये तेलंगाना में है और भद्रा जो है कर्नाटक में है। तो 3 और 4 ये दोनों अलग हैं, राजस्थान में नहीं हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 और 4। 149 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित लोक नृत्य संबंधित राज्य के युग्मों में से गलत युग्म चुनिए। ए ऑप्शन है सत्रिय आसम, बी ऑप्शन है मोहिनी अट्टम केरल, सी ऑप्शन है यक्षगान तमिलनाडु, डी ऑप्शन है छेरा या बांस नृत्य मिजोरम। तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का है, ना कि तमिलनाडु का है। तो ये गलत हो जाएगा, यही वाला सही हो जाएगा। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। तो ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है मॉन्ट्रियल 150 नंबर, अंतिम प्रश्न है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस प्रदूषक से जुड़ा है? ए ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसें, बी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी ऑप्शन है मीथेन और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो समझौता हुआ था वो 1987 में हुआ था और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित समझौता था। इस तरीके से 150 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहीं हम भेज देंगे, उसको ले लीजिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।